तैयार हो जाइए बाजार के भरपूर एक्शन के लिए, जहां कल के उतार चढ़ाव भरे सेशन के बाद आज सुस्त से हल्की मजबूती के साथ शुरुआत के हैं आसार। तो कैसा रहेगा आज का ट्रेडिंग सेशन और क्या बनाए आप स्ट्रेटेजी रहेगा, इसी पर फोकस। सबका शेयर बाजार लाइव में नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। और अनिल सर, ये तो म्यूजिकल चेयर्स हो गया सर, एक दिन मैं ऑफिस में और एक दिन आप, पर अच्छा लग रहा है सर ऑफिस में आपको देखकर। क्या फीलिंग आ रही है आपको? बस फीलिंग है कि कल सुबह ही आ गई थी 8 बजे कि आज ऑफिस आना चाहिए, और वो कल सुबह जब आप स्टूडियो में थे और आपके चेहरे की चमक और खुशी देखकर मैंने कल ही डिसाइड कर लिया बस अब तो मैं भी जाने वाला हूँ। तो आज मैं भी आया हूँ, लेकिन मैं एक विशेष प्रयोजन से आया हूँ, उसका खुलासा मैं बाद में करूँगा। लेकिन एक बहुत ही स्पेशल शो के लिए मैं आया हूँ, और वो शो एक बार रिकॉर्ड हो जाने दें, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, हमारे दर्शकों को बताऊंगा कि क्यों इतना खास है, क्यों इतना बेहतरीन है, और क्यों हर एक मार्केट के इन्वेस्टर और ट्रेडर को देखना चाहिए। तो बस उसका इंतज़ार करिए, इतना बता दिया बस काफ़ी है, बाकी सब चीज़ें बाद में, तो हो जाने दीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। लेकिन आज एक विशेष कारण से आया हूँ, तो चलिए एक बार आपका, हमारे सारे दर्शकों का स्वागत है शेयर बाजार लाइव में। तो बड़ी बातों के साथ कर लें शुरुआत। बिल्कुल सर, अच्छा लग रहा है आपको ऑफिस में देख के। बताएं आज के सेशन के लिए आपको ट्रिगर्स क्या कह रहे हैं? ग्लोबल मार्केट से संकेत अच्छे हैं, भले ही अमेरिका में डाउ में थोड़ी सी कमजोरी दिखी हो, लेकिन नैस्डैक और S&P ने नए रिकॉर्ड बनाए, अच्छी तेजी के साथ बंद होते हुए दिखे हैं, और डाउ फ्यूचर्स भी सुस्ती के साथ कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। कोई खास उतार चढ़ाव वाला मामला नहीं, तो बड़े सीमित दायरे में लेकिन मजबूती के साथ ग्लोबल मार्केट से संकेत आते दिख रहे हैं। हांगकांग अगर आपको नीचे दिख रहा है तो चिंता मत करिए, क्योंकि वहाँ पर कल छुट्टी थी और उसके बाद वो खुले थोड़ा लंबे गैप से, तो उस वजह से थोड़ी सी वहाँ पर कमजोरी है। कोल इंडिया ने बेहद दमदार नतीजे पेश किए। आज नतीजों के लिहाज से बड़े दिनों बाद 3 कंपनियों के वायदा कारोबार में नतीजे, जिसमें जुबिलेंट फूड वर्क्स भी शामिल है। आईपीओ मार्केट में गर्मी है और श्याम मेटालिक्स को उस गर्मी का फायदा होता हुआ दिखा। पहले ही दिन आईपीओ पूरा भर गया, जहां हमने बड़ी स्ट्रांगली पैसा लगाने की राय दी। इसका भी एक रिव्यू करेंगे। सोना BLW के आईपीओ का भी आज दूसरा दिन है। कोरोना के मामले अब 60,000 के नीचे आते हुए दिख रहे हैं, लगातार राहत के संकेत वहां पर है। तो ये है आपके आज के ट्रिगर्स। दीप बिल्कुल सर, तो राहत के संकेत तो कोरोना के लगातार आ ही रहे हैं। आज भी ढेरों स्टॉक्स पर एक्शन होने वाला है और स्टॉक स्पेसिफिक भी आपसे चर्चा करनी है सर। पर एक बार जरा जो कल का मार्केट एक्शन हुआ था, ये एक बार आपसे समझना मैं चाहूंगा सर। ग्लोबल मार्केट्स में तो ठीक ठाक संकेत कल भी थे और आज भी हैं, पर जिस तरह से हमारे बाजारों में ओपनिंग पर पैनिक सेलिंग हुई और उसके बाद बाजार रिकवर होकर टुवर्ड्स एंड ऑफ डे अच्छी रिकवरी और अच्छे मूव के साथ बंद हुए, नए रिकॉर्ड क्लोजिंग भी हमने आते हुए देखे। क्या समझे जो ये स्ट्रेंथ कल बाजार ने दिखाई है इनिशियल वीकनेस के बाद? ये बाजार की ताकत और बाजार की मैच्योरिटी दिखाता है दीप। देखिए, अनडाउटेडली सेंटिमेंट कई सारी चीज़ों से आपका इफेक्टेड होता है, कि कई चीज़ों से सेंटिमेंट पे असर पड़ता है, जिसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाजार से रिलेशन हो ना हो, कम हो या ज़्यादा हो। अगर अदानी ग्रुप के शेयर खुलते ही लोअर सर्किट पर खुलते हैं और उसके बाद अगर उसकी वजह से सेंटिमेंट खराब होता है और उसकी वजह से जो ट्रेडर्स बिकवाली करते हैं, ये एक बाजार का फिनोमिना है कि जब भी आप अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ कोई देखते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो बाजार का उस पर तुरंत रिएक्शन आता है। और स्पेशली तब जबकि बाजार बड़े सेटल तरीके से काम कर रहा है, धीमे धीमे ऊपर बढ़ रहा है, कहीं कोई ऐसी बड़ी वॉलेटिलिटी के संकेत विक्स से भी नहीं आ रहे हैं। विक्स आप खुद देखिए 15-14 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो इन सब संकेतों के बीच में जब अचानक से कोई आपको खबर मिले, अचानक से वॉलेटिलिटी आए, कल की गिरावट से जितनी ज़्यादा समस्या नहीं थी, उतनी समस्या शायद ट्रेडर्स को इस बात से थी कि उन्होंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि किसी इस तरह की खबर से भी बाजार गिर सकते हैं। तो वो अनएक्सपेक्टेड चीज़ है, वो बाजार को ज़्यादा परेशान करती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जिस तरह से तेज गिरावट होती है वो ज्यादा परेशान करती है। आपने देखा पिछले हफ्ते एक बार दिन के दौरान 100, 125, 150 पॉइंट निफ्टी ऊपर से नीचे आया, वो भी वैसा ही था कि एक घंटे में इतना बड़ा करेक्शन और उसके बाद बाजार वापस ऊपर की तरफ। तो ये इस तरह के जो कभी कभी होने वाले इवेंट्स, इसको आप कभी भी भांप नहीं सकते, कभी भी अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। और कितने भी आप डेटा रीडिंग कर लें, इस तरह की खबरें, इस तरह का एक्शन उन डेटा रीडिंग को महीने में 3 या 4 बार आपको गलत करेगा ही करेगा। वो होने वाला है, ये बाजार का नेचर है, बाजार की प्रकृति है, आप इसे बदल नहीं सकते हैं। तो पॉइंट सिंपल है कि आपको लाइफ टाइम हाई के आसपास जब इस तरह की वॉलेटिलिटी होती है, जो पिछले हफ्ते में एक बार दिखी, इस हफ्ते में एक बार दिखी, ये आपको इस बात की ओर संकेत देता है कि भाई देखिए, पैसा बनाना उतना आसान भी नहीं जितना आप पिछले 6 हफ्तों 8 हफ्तों में सोच के बैठे हैं। थोड़ा आपको
इस वॉलेटिलिटी के लिए तैयार रहना होगा। तो आप ये अज्यूम ना करें कि मेरे लेने के बाद बाजार नीचे नहीं जा सकता या अचानक से वॉलेटिलिटी नहीं दिखा सकता। तो इसलिए हमारा डिसिप्लिन दो तरीके से होना ज़रूरी है। क्वांटिटी आपकी ट्रेडिंग पोजीशन पे उतनी ही हो जितनी आप संभाल सकें। स्टॉप लॉसेस आपके डेफिनेटली वो होने चाहिए जो डिसिप्लिन के तौर पर या आप अपने रिस्क के हिसाब से रख सकें। अदरवाइज पता चला एकदम लोएस्ट लेवल पर आपकी पोजीशन छूटी है और उसके बाद बाजार रिकवर कर गए। ये ट्रेडर्स के लिए हिदायत है। जहां तक इन्वेस्टर्स का सवाल है, उन्हें न पिछले हफ्ते कुछ फर्क पड़ा न कल कुछ फर्क पड़ा। पिछले हफ्ते एक इंट्राडे करेक्शन के बाद बाजार भाग गए और कल तो देखिए इतनी बड़ी खबर होने के बावजूद बाजार का करेक्शन इंट्राडे ही हुआ। तो ये तो बात हुई ट्रेडर्स की और इन्वेस्टर्स की पोजीशन के लिहाज से। तो इन्वेस्टर्स को तो ऐसी चीज़ों से बिल्कुल भी डरने घबराने की जरूरत नहीं है। और हम लगातार एक ही आंकड़े पर आपको फोकस करके कह रहे हैं 15,575। जब तक 15,575 के नीचे निफ्टी बंद नहीं होता तब तक तो इन्वेस्टर्स को सोचना भी नहीं कि मैं मेरे पोर्टफोलियो में क्या करूं क्या देखूं। तब तक 100% आपको इन्वेस्टेड रहना ही है। उसके बाद रिव्यू करेंगे, उसके बाद और कल भी आप देखिए 15,606 से रिकवर हो गया। ये तो बात होगी आपकी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी। अब जो बाजार में हुआ, जो आपका सवाल था उस पर मैं आता हूं। दीप, जो बाजार ने कल किया और जो बाजार ने पिछले हफ्ते किया, वो बाजार की में तेजी की ताकत और बाजार की मैच्योरिटी दिखाता है। ताकत यह है कि आपकी पूरी तेजी गैप से नीचे खुलने के बाद स्क्रीन पर बनती हुई दिखती है। यह कमाल है। स्क्रीन पर बाजार के बढ़ने का मतलब ही अलग है। वो बाजार की मजबूती और बाजार में कॉन्फिडेंस दिखाता है, और वो भी तब जबकि खराब खबर है। ये तो कल की बात है। पिछले हफ्ते देखिए तेजी से इंट्राडे में बाजार गिरा और उसी स्पीड से वापस बढ़ा भी। ये भी बाजार में ट्रेडर्स का और इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस दिखाता है कि तेज गिरावट आएगी तो हम खरीदने के लिए तैयार बैठे हैं। तो जो और तुरंत आप देखिए, एक जमाना था हम डेढ़ दिन के करेक्शन की बात करते थे। अब आप सोचिए करेक्शन ढंग से आधा दिन का भी नहीं होता, राइट। दोनों बार पिछले हफ्ते और इस हफ्ते आधे दिन के करेक्शन के बाद बाजार वापस ऊपर आ गए। ये बाजार की मजबूती दिखाता है। दूसरी बात, मजबूती के बाद मैच्योरिटी। बाजार की मैच्योरिटी क्या है? कोई एक बड़े ग्रुप, जिसे आप एक तरह से सेकंड लार्जेस्ट ग्रुप भी कह सकते हैं, उसके स्टॉक्स में बड़ी तेज बिकवाली होती है। वो सेंटीमेंट खराब करती है बाजार का। लेकिन बाजार ये समझता है अपने आप की ताकत में कि हम सिर्फ एक ग्रुप या एक कुछ स्टॉक्स तक सीमित नहीं है। बाजार उससे कहीं बड़ा, उससे कहीं मैच्योर है। और यही वजह है कि एक ग्रुप के स्टॉक्स को छोड़कर बाकी पूरे बाजार में आपको खरीदारी और रिकवरी आते हुए दिखती है निचले स्तरों से, और बाजार एकदम इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल से रिकवर होता है। ये बाजार की मैच्योरिटी के, अगर किसी कंपनी स्पेसिफिक या ग्रुप स्पेसिफिक कोई खबर है और उसकी वजह से वो स्टॉक्स गिर रहे हैं, तो इसका मतलब नहीं कि हम सब गिरेंगे। अगर किसी ने पैनिक में सेलिंग कर दी, कमजोर ट्रेडर्स की पोजीशन खत्म हो गई, मार्जिन कॉल्स ट्रिगर हो गए, स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हो गए, वो एक अलग बात है। वो ट्रेडिंग पोजीशन के अपने टेक्निकल रीजंस हैं। लेकिन फंडामेंटल रीजंस में बाजार अपने आप को इतना मैच्योर कर चुका है कि किसी एक आध स्टॉक, एक आध ग्रुप या कुछ शेयरों पर के बड़े करेक्शन की वजह से बाजार इतना गिरेगा नहीं। फर्ज करें कल के सेशन में भेल के नतीजे हैं। अब अगर कल इतना मूड माहौल खराब नहीं होता तो कौन सा भेल 75-76 वाला 61 रुपये तक बिक जाता, बाद में 68-69-70 रुपये जो भी हो गया। सो कहने का मतलब ये कि जब मूड माहौल खराब और अगर आपके स्टॉक में और खराब खबर है तो वो ओवर रिएक्शन आपको देखने को मिलता है। तो दोनों तरफ के ओवर रिएक्शन होते हैं। इस बार आपको तेजी के मार्केट में मंदी का ओवर रिएक्शन मिल रहा है, और यही आपको समझना है। जब भी आप बुल मार्केट में और किसी खराब खबर की वजह से, मंदी की खबर की वजह से ओवर रिएक्शन हो, उस ओवर रिएक्शन में खरीदारी का आपको एक बेहतरीन मौका मिलता है। अब कल जो ले पाए उनके लिए बढ़िया। इसलिए कल आपको याद हो दीप, तो हम कह रहे थे 15,575, 15,625 ब्लाइंड बाय जोन है, और अगर वहां पर बाजार आता तो खरीदना ही खरीदना चाहिए। और वही रेंज 34,400 से 34,600 के बीच में बैंक निफ्टी की थी, और आप देखिए 34,375 का लो बनाकर वो भी कुछ क्षणों के लिए आया, 15,600 भी कुछ मिनटों के लिए आया, उसके वहीं से बाजार घूम गया। तो आपको इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पर खरीदारी करनी ही करनी है, ये ध्यान में रखिए। तो बहुत बेहतरीन मैसेज कल भी आपको बाजार के उतार चढ़ाव से मिला है, इसे एक लेसन के तौर पर समझना चाहिए। बिल्कुल सर, तो बाजार ने कल अपनी स्ट्रेंथ जरूर दिखाई है और इनिशियल पैनिक के बाद अच्छी रिकवरी भी रही। और सर कल जो एक पैनिक की बड़ी वजह रही थी वहां पर भी क्लैरिफिकेशन आता हुआ दिखा, बट अभी भी लोग थोड़े कंफ्यूज हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या। पर अदानी ग्रुप स्टॉक्स को लेकर कल जो पूरा मसला हुआ है उससे बाजार को क्या समझना चाहिए, क्योंकि एंड में क्लैरिफिकेशन के बाद यहां पर भी अच्छी रिकवरी आती हुई दिखी सर। दो चीजें हैं दीप, इस आपके सवाल को मैं दो तरीके से हैंडल करूंगा। एक तो नेगेटिव खबरें, नेगेटिव खबरों के बाद क्लैरिफिकेशन, और क्लैरिफिकेशन के बाद का वो जो पूरा जिसे अगर एक शब्द में मैं कहूँ तो ड्रामा,
जो पूरा ड्रामा हुआ है वो क्या, और दूसरा ये कि अब इन शेयरों का क्या है। पहली चीज़ तो आप कल के इन शेयरों के सबके वॉल्यूम्स देखिए और वॉल्यूम्स के बाद डिलीवरी मार्किंग देखिए। डिलीवरी मार्किंग वॉल्यूम्स के मुकाबले में नहीं के बराबर है। इसका मतलब क्लियर कट है कि मैक्सिमम ट्रेडर्स को खराब खबर पर शॉर्ट करके एक क्विक बक जल्दी से पैसा बनाने का वो मौका देखना था। और ऐसी सिचुएशन में जब अगर स्टॉक अपनी चाल बदलते हैं और ख़राब होने के बाद रिकवर करते हैं तो शॉर्ट कवरिंग भी उतनी ही फास्ट आती है, और उस शॉर्ट कवरिंग के लिए कुछ भी कारण हो सकते हैं। मैं कल से कई सारे मैसेज पढ़ रहा था, ट्विटर पे भी लोग हमें भी कह रहे थे कि आपने बिना सोचे समझे, बिना जांचे परखे खबर चला दी, देखिए स्टॉक्स ये ख़राब हो गए, उसके बाद रिकवरी आ गई, खबर तो सही नहीं थी। बिल्कुल आप जो कहते हैं मैं मानता हूं। अब मैं इसको समझाता हूं कि मैं 2 मिनट दीप इस बात का लूंगा हमारे दर्शकों को समझाने के लिए कि खबरें कैसे आती है, किस तरह से हम चलाते हैं, ये किस तरह से काम होता है। खबरें कहां से आती है? हमारे पास खबरों के सोर्स है हमारे रिपोर्टर्स, खबरों के सोर्स है हमारे पास वायर्स जिसमें रॉयटर्स होता है, ब्लूमबर्ग होता है, कोजेंसीज होता है और दूसरे वायर्स होते हैं। खबरों के पास हमारे सोर्सेज होते हैं न्यूज़ एजेंसीज जैसे कि पीटीआई, एएनआई। खबरों के लिए हमारे पास सोर्सेज होते हैं दूसरे चैनल्स जहाँ पर कोई खबर चलती है। खबरों के लिए हमारे पास सोर्सेज होते हैं न्यूज़पेपर्स, लीडिंग न्यूज़पेपर्स, जहाँ से हम खबरें लेते हैं। जब हम ये सारे सोर्सेज से खबर लेते हैं तो हम ये देखते हैं कि जिस सोर्स से खबर आ रही है उसकी रिलायबिलिटी क्या है। फॉर एग्जांपल एएनआई, पीटीआई पर कोई न्यूज़ चली तो हम उसको मानकर चलते हैं ऑथेंटिक है। कोई लीडिंग बिजनेस न्यूज़ चैनल्स पर अगर खबर चली तो हम मानकर चलते हैं कि ऑथेंटिक है। कोई लीडिंग न्यूज़पेपर्स की बड़ी बड़ी हेडलाइंस बनती है, फ्रंट पेज पर बड़ी खबर आती है तो हम मानकर चलते हैं ऑथेंटिक है। और समझो ऑथेंटिक ना भी हो कि उन्होंने अपना ड्यू डिलिजेंस कम किया, ज़्यादा किया, लेकिन अगर वो खबर प्राइस इम्पैक्टिंग है और उस खबर से बड़ा असर पड़ने वाला है तो वो हमें चलानी होती है, हमें दिखानी होती है। क्यों? नहीं तो अगर सपोज अगर कल मैं अदानी की खबर नहीं चलाता तो इसका मतलब तो ये तो नहीं कि अदानी की शेयर नहीं गिरते हैं। अब हमारे दर्शकों का वो प्यार है कि वो सारे सिर्फ हमारा चैनल देखते हैं तो उन्हें लगता है कि हमने ही चलाई। ये खबर हमने भी कहीं किसी लीडिंग न्यूज़पेपर से ली है। अब न्यूज़पेपर की अगर बड़ी हेडलाइंस बनकर आ रही है और उसमें साफ नज़र आ रहा है कि स्टॉक 10 से 20%, 25% गिरेंगे, तो गिरने के बाद मैं आपको बताऊँगा तो भी आप ये कहेंगे कि अरे आपने तो लेट कर दिया, आप गिरने के बाद आप रीज़न ढूंढ रहे हैं, पोस्टमार्टम कर रहे हैं, डायग्नोसिस तो नहीं हुआ। तो हम आपको सोर्स बताकर हम आपको ये बता रहे हैं कि कहाँ से खबर आ रही है, क्यों आ रही है, क्यों हम चला रहे हैं। तो और जैसे ही अगर किसी तरह की कोई खबर खंडन की आती है, किसी तरह का कोई रिएक्शन ग्रुप की तरफ से आता है, एक्सचेंजेस की तरफ से आता है, तो वो भी हम साथ में चलाते हैं। तो इसलिए आपको ये समझना होगा, और ये प्रैक्टिस है, न सिर्फ ये हमारी प्रैक्टिस है, ये पूरे मीडिया की प्रैक्टिस है। इसलिए हो सकता है आप चूंकि अगर दूसरा चैनल नहीं देखते हैं, आप अगर कोई अखबार नहीं पढ़ते हैं तो आपको ये लग सकता है कि हमने ये खबर चलाई, हमने गलत खबर चलाई और उसके बाद देखिए खंडन आ गया। ये हमेशा होगा, आगे भी होगा। तो इसलिए आपको ये समझना होगा कि हमारे भी हर खबर हम नहीं लेकर आते हैं। हमारे खबरों के अपने सोर्स होते हैं और ये रिलायबल सोर्स है। इनके लिए हम कई एजेंसीज को, कई वायर्स को हम सर्विसेज लेते हैं, उनको पैसा देकर हम उनकी सर्विसेज लेते हैं। इसलिए प्लीज़ इस बात को समझिए कि अगर हम कोई खबर को चला रहे हैं तो उसके पीछे कोई न कोई एक सोर्स है जहाँ से खबर आ रही है और वो रिलायबल सोर्स है। सपोज हाँ, एक चीज़ ज़रूर हो सकती है जिसके लिए हमारी पूरी जिम्मेदारी बनती है, वो ये, अगर हमारा रिपोर्टर कोई खबर लेकर आता है, वो खबर हम चला रहे हैं और वो खबर गलत होती है तो चूंकि उस खबर का सोर्स हम ही है तो उस खबर के गलत होने की पूरी जिम्मेदारी हम पर होती है। ये चीज़ समझिए। अदरवाइज ये एक पूरा पूल है जिस पूल में खबरें आती है और सारा मीडिया, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, डिजिटल मीडिया हो, ब्रॉडकास्ट हो, सारे वहाँ से खबर लेते हैं। इसलिए ये सिस्टम आपको बताने के पीछे मेरा मकसद ये है कि इससे पहले कि आप किसी के लिए भी खबर के लिए कहें, ये सिर्फ मैं हमारे चैनल की बात नहीं कर रहा हूँ, आप किसी को भी कहें, हर ओरिजिनल सोर्स उस खबर का क्या है वो आपको जानना जरूरी है कि वो कहाँ से इनिशिएट हुई है। उसके बाद अब अगर कोई ट्वीट आया है, कोई लीडिंग न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर खबर छपी है, तो हर एक न्यूज़पेपर, हर एक साइट, हर एक बिजनेस चैनल उसको उठाएगा और दिखाएगा, और ये सबके साथ होता है, ये ध्यान में रखें। आइए आपको स्टॉक्स का जहाँ तक सवाल है, काफ़ी हद तक क्लैरिटी कल आ गई थी और देर शाम तक आपने देखा होगा कई सारी चीज़ें सर्कुलेशन में चल रही थी कि किस तरह से ईमेल्स का आदान प्रदान हुआ है। कितनी सच है कितनी गलत है मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ एक चीज़ क्लियर है दीप कि जो कुछ समझ में आया है वो ये है कि अकाउंट्स वो फ्रीज नहीं है, इनएक्टिव नहीं है, एक्टिव है। और ऐसे में शायद जो कल सुबह सुबह लीडिंग न्यूज़पेपर्स में जो खबर छपी थी वो शायद गलत थी
और उस लिहाज से एक्सचेंजेस को जो अदानी ग्रुप की तरफ से जो रिएक्शन गया वो उस पर कल आपने सेकंड हाफ में आखिरी घंटे में रिएक्शन आते हुए देखा, और आज शायद उस हिसाब से थोड़ा और रिएक्शन आपको आता हुआ दिखेगा। इन स्टॉक्स में और रिकवरी आ सकती, कोई बड़ी बात नहीं। तो ये, लेकिन एक चीज़ क्लियर कट है कि अगर किसी एक खबर की वजह से किसी ग्रुप के सारे स्टॉक्स लोअर सर्किट पर लगे, तब भी आपको सावधान रहने की ज़रूरत आगे भी है। भले ही ये मैटर आपके लिए निपट गया है, ख़त्म हो गया है कि चलिए ये क्लैरिटी आ गई कि ये खबर पुरानी थी, पहले का ऑर्डर आया था, वापस से खबर छप गई, लेकिन आप ये समझिए कि कोई स्टॉक या कोई ग्रुप खबरों के दम पर कितना वोलेटाइल हो सकता है, वो वोलेटिलिटी के लिहाज से आपको अपनी ट्रेडिंग पोजीशन बनानी। ये खबरें हमेशा आएंगी, इस तरह की वोलेटिलिटी हमेशा रहेगी। आपको ये सावधानी रखनी कि अगर आप ओवरनाइट पोजीशन लेकर जा रहे हैं तो उस ओवरनाइट पोजीशन पर क्या आप इतने रिस्क लेने को तैयार हैं, वो रिस्क असेसमेंट आपका अपना होगा, ये ध्यान में रखने की ज़रूरत है। तो जहाँ तक स्टॉक प्राइसेस का सवाल है, एक रिकवरी और आज देखने को मिल सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो वो आपको सारे स्टॉक्स और ग्रीन में दिखेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, सब में रिकवरी आज फिर से आती हुई दिख सकती है। लेकिन फिर भी मेरा ये कहना है कि जो खतरों के खिलाड़ी हैं, जो अपनी रिस्क लेना समझना जानते हैं, उन्हीं के लिए इस तरह के स्टॉक्स हैं, आप सोच समझ कर ट्रेड करें, ये ज़्यादा बढ़िया होगा। जी दीप। क्लियर है सर, सोच समझ कर जरूर ट्रेड करिए, और अच्छी रिकवरी हुई है, बट रिस्क फैक्टर तो हमेशा रहता ही है, और जैसे अनिल जी कहते हैं, रिस्क मैनेजमेंट बाजार के सबसे बड़ा लेसन है। अच्छा सर, अदानी ग्रुप स्टॉक्स की तो बात कर ली, आईपीओ मार्केट में भी एक्शन हो रहा है भरपूर, और दोनों आईपीओ के बारे में कुछ सलाह सर। श्याम मेटालिक्स को तो पहले दिन ही अच्छा सब्सक्रिप्शन मिला, सोना बीएलयू मिला है सब्सक्रिप्शन, बट उतना नहीं, पहले दिन पिकअप थोड़ा आना बाकी है, बट आईपीओ पर कोई फ्रेश व्यू सर? देखिए, अच्छा सब्सक्रिप्शन है, पहले दिन इशू भर जाना, और रिटेल कैटेगरी में भी रेस्पॉन्स अच्छा आया है, और मुझे लगता है कि अभी तो आज दूसरा दिन है, कल तीसरा दिन होगा, आखिरी दिन होगा, अच्छा सब्सक्रिप्शन आना चाहिए। मेरे हिसाब से रिटेल कैटेगरी में 8 से 10 गुना तो इशू कम से कम भरना चाहिए, उससे भी ज़्यादा भर जाए तो मुझे दीप आश्चर्य नहीं होगा, श्याम मेटालिक्स के लिए मैं कह रहा हूँ। और दूसरा, HNI कैटेगरी में आराम से 200-250 गुना इशू भर सकता है, ये मेरा जजमेंट है। जिस तरह की डिमांड है, जिस तरह की एपेटाइट है लोगों में, और जिस तरह के कंपनी के फंडामेंटल्स और लिस्टिंग पर और लॉन्ग टर्म में पैसा बनाने की आपको स्कोप नज़र आती है, तो मुझे लगता है कि ये आपके लिए एक अच्छा आईपीओ, मौका लेना चाहिए, ज़रूर लगाना चाहिए आपको इस आईपीओ में पैसा। रहा सवाल दूसरा सोना BLW प्रिसीजन का, तो वहाँ पर थोड़ा ठंडा रेस्पॉन्स है, लेकिन ठीक है, कोई ऐसा इशू भरने में दिक्कत नहीं आएगी। एंकर बुक उनकी भी अच्छी बनकर आई है, GIC ने बढ़िया 15 से 20% एंकर बुक का हिस्सा लिया है, अच्छे फंड्स हैं वहाँ पर भी। और बस यही बात है कि स्टॉक थोड़ा महंगा है, आईपीओ पर अगर 10-15% वैल्यूशन नीचे रखते तो बहुत अट्रैक्टिव होता, तो उस स्टॉक को हमने इसलिए राय दी है सोना प्रिसीजन पे कि वहाँ पर आप लॉन्ग टर्म के लिहाज से पैसा लगाएं। लिस्टिंग पर गेन बने ना बने कहना मुश्किल है, बन जाए तो आप अपना नसीब समझे, ना बने तो आप लॉन्ग टर्म के लिए लगाएं। और दूसरा तरीका ये, और इसमें अलॉटमेंट मिलने के चांसेस ज़्यादा है सोना में, अदर श्याम मेटालिक्स में अलॉटमेंट आपको नसीब से ही मिलेगा, जिस तरह का और सब्सक्रिप्शन होगा, सोना शायद उतना ना भरे तो अलॉटमेंट मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो आप दो तरीके से कर सकते हैं, एक बार पैसा लगा लें, और अगर लिस्टिंग के बाद नीचे आए तो आप और ऐड कर लें। लेके कितना आएगा तो एक ही, वो 15,000 का लोट, तो 15,000 के लोट में क्या फ़र्क पड़ना है, 15,000 का एक लोट अगर आपको अलॉटमेंट मिल गया, लिस्टिंग नीचे हो भी गई, थोड़ा और ऐड कर लीजिएगा। तो लॉन्ग टर्म के लिए तो कंपनी अच्छी है, तो उस लिहाज से आप अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं। तो इसमें शाम में शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों, और सोना में लॉन्ग टर्म के लिहाज से पैसा लगाना चाहिए। जी दी, क्लियर सर, और दोनों में आपने सलाह भी दी है, और कल काफी क्लैरिटी से आपने समझाया भी। पर आईपीओ मार्केट में आज भी एक्शन रहेगा सर। डोडला डेयरी की मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़ने वाली है 11:15 बजे, और उनसे भी जानेंगे क्या है उनके आगे के प्लान्स आईपीओ के बाद, और फिर आईपीओ ऑफ कोर्स इस हफ्ते खुलने वाला है, तो वहां पर भी एक्शन रहेगा, नजर वहां पर भी बनी है सर। पर आइए एक बार जरा मार्केट का एक्शन समझा दें, आज के लिए सेटअप कैसा दिख रहा है सर आपको? आज के लिए सेटअप ठीक है दीप, ग्लोबल संकेत मैंने पॉजिटिव साइड पर रखे हैं, कोई ऐसे नेगेटिव नहीं है। लाइफ टाइम हाई पर S&P और अगर नैस्डैक पहुंचे हैं तो वो लाइफ टाइम हाई पर पहुंचना अपने आप में एक अच्छा रिकॉर्ड है। भले ही अमेरिका में 85 पॉइंट नीचे आपको क्लोजिंग होती हुई दिखी हो, डाउ की कोई फर्क नहीं पड़ता। डाउ फ्यूचर्स एक्चुअली है ना, वहाँ ट्रेंड बहुत क्लियर है, सुस्ती का, और सुस्ती के साथ थोड़ी तेजी का। अब वो किस ट्रिगर का इंतजार करें पता नहीं, आज फेड की जो बैठक है उसके बाद देखते हैं आजकल के बाद क्या किस तरह से 2 दिनों में आगे रिएक्शन बाजार का दिखता है। अमेरिकी बाजार वहाँ से एक बड़ा
अपमूव या हल्का फुल्का अगर करेक्शन दिखाना है तो फेड की बैठक के बाद दिखा सकते हैं। तो 2 दिनों की बैठक है ना, आज रात को और कल रात को। तो परसों क्लियर कट हमारे यहाँ एक्शन देखने को मिलेगा। अच्छा, परसों ही वायदा कारोबार की एक्सपायरी भी है, ठीक है, हफ्ते वाली। तो ये आपके लिए अमेरिका से संकेत, ग्लोबल संकेत। बाकी ग्लोबल संकेत ठीक है, कोई खास दिक्कत नहीं। थोड़ा हांगकांग गिरा तो छुट्टी के बाद गिरा, तो छुट्टी एंजॉय करके भी आए तो थोड़ा नीचे, सोमवार को कल बंद है। एफआईज के संकेत नेगेटिव साइड पर हैं, घरेलू फंड्स के संकेत पॉजिटिव साइड पर हैं, एफएनओ संकेत न्यूट्रल हैं, और सेंटिमेंट और ट्रेंड पॉजिटिव। सेंटिमेंट कल हमने कॉशियस रखा था, आज हमने फिर पॉजिटिव कर दिया सेंटिमेंट, कोई दिक्कत नहीं है। निफ्टी 15,750, 15,700, 700-750 ये अपने दिन की सपोर्ट रेंज है पहली, ये टूटनी नहीं चाहिए। और फिर भी इसके नीचे सेफर साइड पर 15,600, 15,650 की रेंज को आप बड़ी रेंज के सपोर्ट के तौर पर ध्यान में रख सकते हैं। ऊपर में 15,875, 15,900 ये आपके लिए ऊपरी रेंज है, और 15,950, 16,000 ये है हायर रेंज जहाँ पर आपको फोकस करना है। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, 34,750, 34,800 ये दिन का सपोर्ट जोन है। इसके नीचे 34,400, 34,650 स्ट्रॉन्ग बाय जोन बैंक निफ्टी के लिए निकल कर आता है। इस रेंज में आए तो ज़रूर खरीदारी कीजिए। और कल भी हम यही कह रहे थे कि इस रेंज को आए तो छोड़ना नहीं है, और उस रेंज में अगर आपने एंट्री की है तो बैंक निफ्टी में भी आपका पैसा बना है। ऊपर की तरफ 35,150, 35,300 छोटी रेंज है ऊपर की तरफ, इसे पार किया तो 35,375 से 35,550 फाइनल टारगेट, इसके ऊपर जाना बैंक निफ्टी के लिए होगा मुश्किल। वहाँ पर आपको प्रॉफिट बुकिंग भी करनी है तेजी की पोजीशन में, और शॉर्ट भी करना है 100%। 35,375, 35,550 की रेंज में शॉर्ट भी करना है, डरिए मत। देखिए, नीचे आए तो लेने से मत डरिए, और ऊपर आए तो बेचने से मत डरिए। दोनों तरफ का ट्रेड मिलेगा आपको, स्पेशली बैंक निफ्टी में तो दोनों ही तरफ का मिलेगा। निफ्टी में नीचे आए तो लेने से मत डरिए, बैंक निफ्टी में ऊपर आए तो बेचने से मत डरिए, ताकि आपके इमोशंस भी बराबर कंट्रोल में रहे और ट्रेड भी परफेक्ट हो जाए। दीप, क्लियर है सर। और आप तो रोज ही कहते हैं दोनों तरफ के मौके आते हैं, और दोनों मौकों को हाथ से जाने देना नहीं चाहिए। दिन के लिए क्या रेंज रहेगी सर आज? 15,750, 15,875 दिन की छोटी ट्रेडिंग रेंज है। उम्मीद मैं कर रहा हूँ आज लाइफ टाइम हाई एक और बनेगा निफ्टी पर, पूरी संभावना है। सेंसेक्स में भी बनना चाहिए। तो एक रिकॉर्ड का दिन, ऐतिहासिक दिन फिर होगा। कल भी था वैसे तो, कल जहां हम बंद हुए वो तो लाइफ टाइम हाई पर ही बंद हुए, राइट। सो एक ऐतिहासिक दिन है, वो आपके लिए आज फिर से देखने को मिलेगा। 15,700, 15,900 दिन की मीडियम रेंज है, और 15,625, 15,975 ये दिन की बड़ी रेंज है जिस पर आपको फोकस करना है। 34,750, 35,150 ये दिन की छोटी रेंज है बैंक निफ्टी पर, और मीडियम रेंज 34,650, 35,300 ये दिन की मीडियम रेंज है, और बड़ी रेंज 34,400, 35,450 इस पर करना है आपको फोकस। ये आपके लिए सारी रेंज निफ्टी और बैंक निफ्टी पर दिन के लिए आज से। एफआईज की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन, दीप याद है आपको 89% पे हमने सीरीज की शुरुआत की थी एफआईज की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन पर। तब हमने कहा था कि ये तो हाईएस्ट लेवल पे, इस पे तो बढ़ेगा ही नहीं। तब से लेकर आज तक आप देखिए घट ही रही है। एक भी दिन ऐसा मतलब नहीं हुआ कि मतलब 89% के ऊपर वापस गई हो। अब कल घटकर, कल मतलब है ना, ट्रेडर्स से ज़्यादा तो ऐसा लग रहा है एफआईज डरे हुए थे। 83% जो इंडेक्स लॉन्ग थी घटकर 75% आ गई। ये है आपके लिए वैसा। तो ये आपके लिए सिंपल सा एफआईज की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन जो घटी है वो। पुट कॉल रेशियो 1.35 से बढ़कर 1.42 आया, ठीक है, कंफर्टेबल है। विक्स हल्का फुल्का बढ़ा है, जिसका अंदाजा हमने कल ही लगाया था कि बढ़ेगा ही। जी दी सर, यहीं पर सवाल पूछ लेता हूं। ये जो इंडेक्स पोजीशन अब घटी है 89% से, और सर आप कह रहे हैं हाई है, 82-83% पर भी आप कह रहे थे कि ठीक है पर उतनी कंफर्टेबल नहीं है, पर क्या 75% पर कंफर्ट आता है बाजार का माहौल देखते हुए? नहीं, अच्छा सवाल है। 75% भी हायर साइड पे ही है, बट लाइफ टाइम हाई पे हैं तो हम इतना तो रहेंगे, है ना। मतलब आप ये समझिए, मैं 80% के ऊपर से 78 से 82% की रेंज में मैं अनकंफर्टेबल हो जाता हूँ थोड़ा, कि ये इंडेक्स लेवल पे हाई है। अब उसको ना आपको मार्केट लेवल के हिसाब से भी देखना पड़ेगा। जब मार्केट बहुत तेजी में है, लाइफ टाइम हाई पे, तो थोड़ी आपकी इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन एक्स्ट्रा ऊपर तो जाएगी। जब मार्केट 7,500 का है तो इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन घटकर 18-20% पे भी तो आ जाती है, तो वो भी तो गलत है। तो उस हिसाब से थोड़ा ज़्यादा होता ही है एक्सट्रीम सिचुएशन में। लेकिन इस लिहाज से 75% मतलब कंफर्टेबल है, लेकिन है हायर साइड पे। अगर ये 68-70% के आसपास आ जाए
एफआईएस की लॉन्ग पोजीशन इंडेक्स में, तो मैं कहूँगा हाँ, यहाँ से ज़्यादा गिरने की या ज़्यादा एफआईएस की बिकवाली की संभावनाएं कम हो जाती है, बस उतना ही जी। क्लियर है सर। तो चलिए थोड़ा वहां से भी हल्का सा कंफर्ट आ सकता है, हालांकि पोजीशन अभी भी थोड़ी हाई है। बताएं सर, अब मौजूदा पोजीशंस हैं तो क्या करना चाहिए आज? मौजूदा पोजीशन है तो क्या करना चाहिए? स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 15,675 का क्लोजिंग बेसिस पर और 15,575 का इंट्राडे बेसिस पर, सॉरी 15,575 का क्लोजिंग, 15,675 का इंट्राडे। आपको 15,575 मैंने रट्टा मार लगवा दिया बोल बोल के, रोज रोज याद है, मतलब कितने दिन से दीप। और एक कल भी आप देखिए नहीं हुआ ना नीचे बंद 15,575। पिछली बार जब करेक्शन दिया था लो बनाया था 15,566 का, बंद नहीं हुआ। 15,575 लिख के रख लीजिए, याद कर लीजिए, अपनी मेमोरी में फिट कर लीजिए। जब तक इसके नीचे बंद नहीं होता तब तक किसी को कोई कुछ भी बोल दे, खराब है, ये है, वो है, मतलब 200 पॉइंट नीचे होगा तो सबको सब खराब लगेगा, वापस 15,800 आ जाएगा तो सबको ठीक लगने लगेगा, लाइफ बैक टू नॉर्मल है, मतलब पहले कोरोना आया था अब निकल गया, वैसा वाला हाल होता है। सो इसलिए है ना, अपने तो एक ही चीज़ ध्यान रखनी है और वो है अपने लिए लेवल कौन सा इंपॉर्टेंट है, और वो है 15,575। इसके नीचे बंद होगा तो ही हमारे कान खड़े होने चाहिए, अलर्ट। 15,575 के नीचे बंद हो रहा है, अब क्या करना है, चलो रिव्यू करो। जब तक नहीं होता ना तब तक तेजी में बने रहिए, सिंपल। बैंक निफ्टी एक ही स्टॉप लॉस दूंगा छोटा आज 34,650 का, इसके नीचे इंट्राडे में या फिर क्लोजिंग बेसिस, दोनों पर अगर कुछ भी हो निकल जाइए लॉन्ग पोजीशन से। शॉर्ट अगर आप हैं, थैंक यू, बहुत बढ़िया, शॉर्ट है तो कल तो पैसा बना होगा, अगर काट लिया तो, नहीं काटा और पता चला और शॉर्ट कर दिया नीचे में तो फिर भगवान ही मालिक है। 15,850 फाइनल स्टॉप लॉस है, इसके ऊपर निफ्टी निकलता है, टिकता है, काट लीजिए, खत्म करिए, और क्लोज इसके ऊपर होता है तो भी आप काट लीजिए। बैंक निफ्टी 35,200 है इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए, और क्लोजिंग बेसिस पे थोड़ा दूर दे रहा हूँ 35,500 का, स्टॉप लॉस दूर निकल कर आता है ताकि आपका ट्रिगर ना हो, उसके ऊपर बंद हो तो ही आपको चिंता करनी है। बेसिकली क्लोजिंग बेसिस पे आप डीप देखेंगे तो स्टॉप लॉस बहुत क्लियर कट है, 34,650 के नीचे बंद होने पर बैंक निफ्टी में नीचे की रिस्क खुल जाएगी, और 35,650 के ऊपर बंद होने पर नया लाइफ हाई बनेगा। ये 1000 पॉइंट की रेंज क्लोजिंग बेसिस पे बैंक निफ्टी में खतरनाक कर रही है, और इसके बीच में 4 हफ्ते हो गए, 3 हफ्ते हो गए यही रेंज में घुमा रहे हैं, इधर से उधर, इधर से उधर। देखते हैं क्या कुछ होता है आगे जी। क्लियर है सर। तो रेंज के बाहर निकलने का इंतजार है, बट फिलहाल आपको दोनों तरफ के मौके बाजार में मिल सकते हैं। नई पोजीशन सर कैसे बनाएं आज? खरीदे निफ्टी 15,675 छोटा स्टॉप लॉस है, यहां पर लगाकर 15,835 लाइफ टाइम हाई पहला टारगेट, 15,875, 900, 950, 975, ये सारे टारगेट हैं जो निफ्टी पर है आपके लिए। अब बेचना कहाँ है वो पता ही नहीं, क्योंकि लेवल तो क्लियर है नहीं बेचने के लिए। लाइफ टाइम हाई पार करके अगर टिके तो फिर एक नई रेंज में जाएंगे, खुला नीला आकाश, ब्लू स्काई जोन फिर से। सो मैंने ऐसी रेंज दी है बेचने की जहाँ तक शायद हम पहुँचे ही ना, तो हो सकता है आपको बेचने का मौका मिले ही ना। तो बेचने का डिसीजन अगर लेना ही है तो 15,950, 16,000 की रेंज में लेना है, जहाँ चांसेस कम है कि आज हम पहुँचेंगे, कम है यानी बहुत कम है, लेकिन हो सकता है अगले 2-3 दिनों में हम वहाँ पहुँच जाएं। उस रेंज में एक मौका जरूर लीजिए, वहाँ पर जरूर बेचिए, वहाँ पर मत रुकना। तो जहाँ बेचना है वहाँ जरूर बेचना है, और वो 15,900 नहीं आया तो ठीक है, आपका क्या लेके गया, 15,950, 16,000। और कल देखिए, कल तो जहाँ बेचने का मौका था तो हमने कहा फ्लैट खुल रहा है, ज़्यादा नीचे नहीं खुल रहा है, जहाँ खुल रहा है वहीं बेच दो, जाएगा ही नीचे, तो मौका मिलेगा तब आप आराम से उसकी तैयारी रखो। ऐसा नहीं कि मतलब आज घर से कसम खा के निकले, करना ही करना है, बेचना ही बेचना है, तो ऐसे करेंगे तो फिर मामला मुश्किल है। अपने लेवल पर आने दीजिए, 15,950, 16,000 ये आपकी रेंज है, जहाँ बेचिए। 16,050 का स्टॉप लॉस है, छोटे 3 टारगेट है, ज़्यादा कुछ नहीं, 15,900, 15,850, 15,800, इतना करेक्शन आ गया, काट लीजिए, थैंक यू वेरी मच। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी आपको खरीदना है 34,650, 34,800 की रेंज में, स्टॉप लॉस 34,400 का होगा, इनफैक्ट 34,375 का होना चाहिए कल के लो का, वो स्टॉप लॉस हो गया आपका। टारगेट 34,900, 34,975, 35,050, 35,150 और 35,300। अगर आप 34,650, 34,800 की रेंज में एंट्री कर पाते हैं, अगर आज आपको बैंक निफ्टी नीचे मिलता है, इस रेंज में खरीद पाते हैं, ये सारे टारगेट क्लियर है। दूसरा तरीका क्या है, एग्रेसिव ट्रेडर्स के सीधा 34,650 का स्टॉप लॉस लगा दो, उस रेंज तक आने का इंतजार ही मत करो। आप बंद हुए 34,950 पर, करेक्ट, 300 पॉइंट नीचे का आपका स्टॉप लॉस है, परफेक्ट, वो स्टॉप लॉस लगाइए, खरीद लीजिए। 34,650 का स्टॉप लॉस, टारगेट 35,050, 35,150,
35,300, 35,375 और 35,450 तक के टारगेट के लिए करनी है आपको खरीदारी वहाँ पर बैंक निफ्टी में। और जो लोग बेचना चाहते हैं 35,300 के ऊपर से मूड बनाना शुरू कर लीजिए। और मल्टीपल लॉट्स अगर आप बेच सकते हैं, आपके पास मार्जिन की ताकत है और रिस्क लेने की क्षमता है, समझते हैं, स्क्रीन के सामने रहते हैं, चाहे वो ट्रेडिंग स्क्रीन हो, टीवी स्क्रीन हो, ताकि आपको पता रहे क्या हो रहा है, तो आप 35,300, 35,375, 35,450 इन तीनों लेवल पर बेचिए। हो सके तो 35,550 पे भी बेचिए। वैसे तो फाइनल स्टॉप लॉस 35,650 होता है, लेकिन इतना ऊपर जाएगा नहीं, 35,500 पार करना बहुत मुश्किल है, इसलिए 35,550 का दे दिया मैंने आपको स्टॉप लॉस। इन तीन लेवल पर आपको बेचना है, 35,300, 375, 450, 35,550 का स्टॉप लॉस है, 35,200, 35,075, 34,950, 34,900 और 34,800, ये सारे टारगेट के लिए आपको करनी है बिकवाली। जी दीप। बिल्कुल, तो ढेर सारे लेवल्स निकल कर आ रहे हैं। बैंक निफ्टी में आपके लिए मौका भी भरपूर है। नजर रखिए निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पे के एक्शन पर। सर, बैन लिस्ट में भी बदलाव हुआ है। पीएनबी की फ्रेश एंट्री हो गई है। बीएचईएल बैन से बाहर आ गया है। सन टीवी, नैल्को, कैनरा और इंडिया बुल्स हाउसिंग बैन में बने हुए हैं। तो बीएचईएल सर आज एक्शन में आते हुए दिख सकता है कल की 11% की गिरावट के बाद। सर, एफआईएस का डेटा क्या बता रहा है, ये भी थोड़ा समझाएं। डीआईएस की तरफ से भी एक्शन हुआ है। देखिए, डेटा ठीक है दीप, कोई खास ऐसी समस्या नहीं, लेकिन हाँ, कल के सेशन में जो कुछ बिकवाली हुई एफआईएस की तरफ से ज़्यादा 500 करोड़ की कैश मार्केट में बिकवाली की है एफआईएस ने, ठीक है। लेकिन सामने 778 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स खरीदे, तो स्टॉक्स में तो नेट 250 करोड़ की, 350 करोड़ की खरीदारी है, ठीक है। वो 225 करोड़ की, 500, 200, 350 करोड़ की खरीदारी है एफआईएस की। लेकिन 2637 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स भेजा। अरे भाई, ऐसा क्या हो गया? कल ऐसे बेचे तो ताला लग रहा है क्या एक्सचेंज को? मतलब इतना कौन बेचता है? मतलब एक बात समझिए, अगर एक छोटे ट्रेडर को, रिटेल इन्वेस्टर को अदानी ग्रुप के शेयर गिरते हैं, उससे डर लगे, समझ में आता है। एफआईएस भी डरते हैं इतना। मतलब 2600 करोड़ की बिकवाली एफआईएस ने खरीद कर डाली, गजब की करिए। हालांकि थोड़ा 4100 करोड़ के उन्होंने इंडेक्स फ्यूचर्स खरीदे हैं, वहाँ पर हेजिंग के लिहाज से खरीदे हैं, तो ऑप्शंस खरीद कर थोड़ी हेजिंग की है उन्होंने, लेकिन गजब की बिकवाली। तो एफआईएस कल काफ़ी हल्के हो गई, और यही वजह कि आपकी इंडेक्स में उनकी जो लॉन्ग पोजीशन है वो 8% घट कर आई है। तो बढ़िया है, कल के सेशन में बड़े इन्वेस्टर्स हल्के हुए हैं। और एफआईएस भी मैं तो कहता हूँ इसमें तो पॉजिटिव देखता हूँ। हल्के हो गए ना, बेचना था ना, बेच दिया ना। जितना बेच के ख़त्म करेंगे उतना बाद में कम बेचेंगे। अपने तो ये सोचो, उनके बेचने के बाद भी हम लाइफ टाइम हाई पे बंद हुए। अगर 2600 करोड़ के इंडेक्स बेचती है एफआईएस और उसके बाद लाइफ टाइम हाई पर बंद होता है, तो ये हमारी जो तीसरी महाशक्ति है, जिसको लोग कहते हैं कि ये कमज़ोर हैं, यही बेच के गए होंगे, इस बार ऐसा नहीं हो रहा है। इस बार तीसरी महाशक्ति मजबूत है। पहली महाशक्ति जो एफआईएस है, दूसरी महाशक्ति हमारे घरेलू फंड है, तो पहली वाली सबसे कमज़ोर दिख रही है, उन्हीं का सारा माल कल खाली हुआ है। ये तो हो गई बात डेटा की। अब आइए एफएनओ की तरफ। 15,800 मेक और ब्रेक लेवल है। 15,800 के पुट पर 23 लाख शेयर हैं, कॉल्स में 30 लाख शेयर हैं। तो आज के लिए मेक और ब्रेक का लेवल वही है 15,800, और वहीं पर बंद हुए हैं। तो 15,800 के ऊपर बने रहेंगे तो हल्की फुल्की शॉर्ट कवरिंग, थोड़ा 15,800 के जो कॉल राइटर्स है हल्के से तनाव में रहेंगे, लेकिन इनका तनाव तो तभी आएगा जब 100 पॉइंट ऊपर निफ्टी जाए। ये कॉल राइटर्स की एक टेंडेंसी है, माइंडसेट है। जिसने 15,700 का कॉल बेचा हुआ है, वो जब 15,800 के ऊपर ट्रेड करने लगता है तो वो टेंशन में आता है, क्योंकि वो 100 पॉइंट वाली सीरीज बढ़ जाती है ना। 15,800 पे किसी ने कॉल बेचा है तो वो 15,900 पार होने के बाद तनाव में आएगा, उससे पहले नहीं आएगा। तो ठीक है, देखते हैं क्या कुछ होता है। तो 15,800 मेक और ब्रेक लेवल है, नीचे 15,700 तुरंत सपोर्ट है, 15,900 पर हल्की रुकावट। बैंक निफ्टी ये है इंटरेस्टिंग, 35,000 ये मेक और ब्रेक लेवल है। 35,000 के पार टिकना बैंक निफ्टी के लिए बहुत जरूरी है। तो 34,900, 35,100 ये 200 पॉइंट की रेंज कंसोलिडेशन वाली है, कश्मकश वाली है। 15 लाख शेयर कॉल्स में है 35,000 के, और हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। तो जब तक आप 35,000, 35,100 की रेंज को पार करके टिकते नहीं हैं, तब तक बैंक निफ्टी में वो ताकत है नहीं जो आप देखना चाहते हैं। नीचे की तरफ हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 35,000, 34,500 पर है, 10 लाख शेयरों का। 35,000 पर भी पुट 10 लाख शेयरों का है। तो वही 34,500 से 35,000 सपोर्ट जोन है, 35,000 से 35,500 बिकवाली वाली रेंज है वायदा कारोबार के डेटा के लिहाज से बैंक निफ्टी के लिए। जी दी।
क्लियर है सर, तो लेवल्स क्लियर निकल कर आ रहे हैं, बढ़िया एक्शन होना चाहिए। देखते हैं रेंज के बाहर बैंक निफ्टी निकल पाता है कि नहीं। आईपीओ मार्केट में भी दमदार एक्शन है, वहां पर भी हमारा फोकस बना रहेगा। पर आइए आपको बता दें आज खबरों के दम पर कौन से स्टॉक्स एक्शन में रहेंगे और साथ ही ब्रोकरेजेस का क्या कहना है। कुशल, मानसी, देवांशी और साथ ही आशीष हमारे साथ तैयार हैं। कुशल, शुरुआत करते हैं आपसे, बताएं आज के कुछ अहम ट्रिगर्स, पोस्ट मार्केट अर्निंग्स क्या कह रही हैं। गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले कैश पेस से काफ़ी सारे नंबर्स आने वाले हैं, जिसमें बीएलएस इंटरनेशनल, इजी ट्रिप प्लानर्स, साथ ही स्पेंसर रिटेल और वर्लपुल इंडिया पर आपको नज़र रखनी होगी। इसके अलावा गोल्ड ज्वेलरी पर हॉलमार्किंग जो है आज से लागू होती हुई दिखेगी। मार्क्स फार्मा भी फोकस में रहेगा क्योंकि कन्वर्टिबल वारंट जारी करने पर आज बोर्ड बैठक होने वाली है। साथ ही LIC हाउसिंग फाइनेंस नतीजे तो आज आएंगे ही, साथ ही इनकी जो बोर्ड मीटिंग होगी उसमें फंड रेजिंग पर भी विचार किया जाएगा। JSW इस्पात, यहाँ पर आज नॉन रिटेल निवेशक जो हैं उनका उनके लिए OFS खुलता हुआ नजर आएगा। कुल 268 करोड़ का ये OFS है और जो कीमत रखी गई है वो 27 रुपये प्रति शेयर की है। साथ ही PLI स्कीम करीबन 6200 करोड़ रुपए की जो AC LED मेकर के लिए, LED मेकर्स जो कंपनियां हैं उनके लिए नोटिफाई कर दी गई है। एप्लीकेशन विंडो आज से खुलता हुआ दिखेगा और इस वजह से डिक्सन टेक, अंबर एंटरप्राइजेज और बाकी जो वाइट गुड स्पेस की कंपनियां हैं वो आपके फोकस लिस्ट में होनी चाहिए। ओके, तो ये हैं आपके लिए कुछ अहम ट्रिगर्स आज के लिए। बट ढेरों स्टॉक्स हैं जो आज अपने नतीजों पर रिएक्ट करने वाले हैं, स्टार्टिंग विद कोल इंडिया ऑफ कोर्स। आइए कुछ नतीजों के बारे में मानसी के साथ जानते हैं। गुड मॉर्निंग मानसी, बताएं। गुड मॉर्निंग दीपांशु। कोल इंडिया के नतीजे अनुमान से बेहतर रहे हैं। कंपनी की आय 26,700 करोड़ पर आई है। यहाँ पर 27,037 करोड़ का अनुमान हम लगाकर चल रहे थे। सिर्फ आय को अगर छोड़ दें, मार्जिन देखिए 23% से 23.9% पर रहे, जहां हमारा अनुमान 19% का था। मुनाफा जो है 3,457 करोड़ का हम लगाकर चल रहे थे, 4,590 करोड़ पर कंपनी का मुनाफा आता हुआ दिखा है। और साथ ही कामकाजी मुनाफे के फ्रंट पर भी 5,317 करोड़ का जहां हम अनुमान लगा रहे थे, 6,382 करोड़ के नतीजा कामकाजी मुनाफा आता दिखा है। तो बेटर देन एस्टिमेट कह सकते हैं। 3.5 रुपए प्रति शेयर के फाइनल डिविडेंड का भी ऐलान किया है कंपनी ने। मर्क इलेक्ट्रॉनिक्स, मजबूत नतीजे हैं। कंपनी की आय जो है 166 करोड़ से 229 करोड़ पर गई है। मार्जिन 3% है और मुनाफा जो है कंपनी जहां लॉस देख रही थी करीब 7 करोड़ का, अब 1.5 करोड़ का मुनाफा कंपनी देख रही है। साथ ही Q-on-Q बेसिस यानी तिमाही आधार पर नतीजे कमजोर हैं, लेकिन सालाना आधार पर अगर देखिएगा तो नतीजे मजबूत आते हुए दिखे हैं। उत्तम शुगर कंपनी के नतीजे फ्लैट कह सकते हैं। आय जो है फ्लैट रही है 557 करोड़ से 553 करोड़, लेकिन मार्जिन जो है 14.5% से 15% पर जाते दिखे हैं और मुनाफा जो है 20% टूटता हुआ दिखा है। साटिन क्रेडिट केयर, डिसेंट सेट ऑफ नंबर्स कह सकते हैं। एसेट क्वालिटी इंप्रूव हुई है और इनके ऑपरेशनल कॉस्ट जो कि कम है, इसके चलते मुनाफे को सहारा मिलता हुआ दिखा है। मुनाफा 13 करोड़ से 38 करोड़ पर जाता हुआ दिखा है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन 14% से 12.3%। वहीं नेट इंटरेस्ट इनकम जो है ये 10% की गिरावट यहां दिखा रही है। ग्रॉस एनपीए 9.6% से 8.4% और नेट एनपीए 3.3% पर। और जेबी केमिकल्स के नंबर स्ट्रांग है। कंपनी की आय जो है 19% बढ़ी है। मार्जिन 21% से 24% और मुनाफा जो है 50 करोड़ से 101 करोड़ पर जाता हुआ दिखा है। तो मजबूत नतीजे जेबी केमिकल्स के कहेंगे। ओके, तो नतीजों के दम पर तो ढेरों मिड कैप्स के मजबूत नतीजे आते हुए दिखे हैं। पर कुछ और नतीजे और खबरें बताने के लिए देवांशी भी तैयार हैं। गुड मॉर्निंग देवांशी, बताइए। गुड मॉर्निंग दीपांशु। आज IFB इंडस्ट्रीज इसके नतीजे काफ़ी अच्छे आते हुए दिखे। आप देखिए जो आय है उसमें 60% से ज़्यादा की बढ़त आते हुए दिखे। एबिटा 1 करोड़, लगभग 1 करोड़ था, वहाँ से बढ़कर 54 करोड़ पे आता हुआ दिखा है। मार्जिन 6.5% पे आते हुए दिखे हैं। और साथ ही अगर घाटे से मुनाफे में इस बार कंपनी आती हुई दिखी है। पिछले साल 20 करोड़ का घाटा कंपनी ने पोस्ट किया था और वहाँ से हम देख रहे हैं 7 करोड़ का जो प्रॉफिट है वो इस बार कंपनी को होता हुआ दिख रहा है। साथ ही हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज़ कमज़ोर नतीजे आते हुए दिखे हैं। जो बॉटम लाइन है वहाँ पर कंपनी को घाटा होता हुआ दिखा है 6 करोड़ का। पिछली बार हमने देखा था 64 लाख का जो घाटा था वो कंपनी ने पोस्ट किया था। साथ ही अगर आय की बात करें तो हमने देखा है 4.5 लाख से बढ़कर 28 लाख होती हुई दिखी है, लेकिन क्योंकि घाटे में है तो हम देख रहे हैं कि ओवरऑल नंबर्स इतने अच्छे आते हुए नहीं दिख रहे हैं। साथ ही JSW इस्पात स्पेशल प्रोडक्ट्स लिमिटेड, इस पर आज आपको नजर रखनी है।
जो प्रमोटर है एऑन इन्वेस्टमेंट्स, उसकी ओएफएस के जरिए 21.18% हिस्सेदारी बेचने की योजना है। जो फ्लो प्राइस तय की गई है वो 27 रुपीज़ प्रति शेयर पर तय की गई है, जो कि क्लोजिंग से करीब 53% के डिस्काउंट पर है। ओएफएस के जरिए करीब 10 करोड़ शेयर्स बेचने की योजना है। 268 करोड़ रुपीज़ जुटाती हुई दिखेगी प्रमोटर। और मैं बता दूं कि आज नॉन रिटेल पार्टिसिपेंट्स के लिए खुलेगा, कल रिटेल के लिए ये ओएफएस खुलता हुआ दिखेगा। क्लेरियंट केमिकल्स, इस पर नजर रखनी होगी, जहां पे होल्डिंग कंपनी क्लेरियंट एजी ने पिगमेंट कारोबार को बेचने के लिए एक करार किया है। कंपनी ने ह्यूबेक ग्रुप और साथ ही एसके कैपिटल पार्टनर्स के साथ ये करार किया है पिगमेंट कारोबार को बेचने के लिए। 6,500 करोड़ से लेके 7,000 करोड़ के बीच में जो एंटरप्राइज वैल्यू है, इस बीच में ये पिगमेंट कारोबार को बेचती हुई दिखेगी। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि बेचने के बाद कंपनी खुद 20% का जो स्टेक है वो कंपनी में खरीदती हुई दिखेगी। उनको लगता है कि बेचने से उनकी जो एफिशिएंसी है पिगमेंट कारोबार की वो काफ़ी बेहतर होती हुई दिखेगी। डील 2020 के पहली छमाही में होने का अनुमान लगाया जा रहा है। साथ ही लग्जमबर्ग इन्वेस्टमेंट कंपनी क्लेरियंट केमिकल में 26% ओपन ऑफर लाती हुई दिखेगी और 60 लाख शेयर्स के लिए 280 करोड़ का ये ओपन ऑफर का प्रस्ताव है। ओपन ऑफर की प्राइस 467 रुपीज़ प्रति शेयर पर फिलहाल तय की गई है, तो इस पर भी आपको नजर रखनी होगी। ओके, तो नज़र रखिए यहाँ पर क्लेरियंट केमिकल्स में आज डेफिनेटली अच्छा एक्शन आते हुए दिख सकता है। पर खबरें अभी पूरी नहीं हुई हैं, कुशल भी कुछ और खबरों के साथ तैयार हैं। कुशल बताइए। बिल्कुल दीपांशु, तो न्यूजेन सॉफ्टवेयर के लिए कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि प्रमोटर जो हैं वो ब्लॉक डील के जरिए करीब 12% हिस्सेदारी बेचने की इनकी योजना है। प्राइस रेंज 440 से 454 प्रति शेयर के बीच हो सकता है और मौजूदा भाव से करीब 4% डिस्काउंट पर आपको ये जो डील है ये होती हुई दिख सकती है। और प्रमोटर की ब्लॉक डील के जरिए करीब 375 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। स्ट्राइड्स फार्मा, यहाँ पर सिंगापुर की इनकी जो सब्सिडियरी है, उन्होंने इनाइट थेराप्यूटिक्स के साथ कोविड की दवा बनाने के लिए एक्सक्लूसिव करार किया है और इस करार के तहत स्ट्राइड्स फार्मा जो है इस मेडिसिन की प्रोडक्शन करती हुई नजर आएगी। साथ ही काफ़ी सारे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग सैटिन क्रेडिट केयर, क्रेडिट एक्सेस, ग्रामीण स्पंदना स्फूर्ति फोकस में रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर रिजर्व बैंक ने माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के लिए रेगुलेशन पर ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट जारी कर दिया है। तो उसके तहत काफ़ी सारी गाइडलाइंस जो है ये जारी करते हुए नजर आए हैं। सागर सीमेंट, यहाँ पर भी 1 जुलाई को बोर्ड बैठक होने वाली है और ये स्टॉक स्प्लिट को लेकर इस पर फैसला लिया जाएगा। और साथ ही डॉक्टर रेड्डीज, सिप्ला, जाइडस कैडिला, जुबिलेंट लाइफ, रेमडेसिविर बनाने वाली जो कंपनियां हैं उन पर फोकस रखिए, क्योंकि यहाँ पर रेमडेसिविर के एक्सपोर्ट से में जो है छूट मिलती हुई दिखी है सरकार की तरफ से। उनकी जो एक्सपोर्ट पॉलिसी थी सरकार ने पहले, उसमें अब बदलाव कर दिया है और इसके तहत रेमडेसिविर इंजेक्शन और एपीआई के एक्सपोर्ट के लिए अलग से आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो फार्मा शेयर्स आज फिर से खबरों के दम पर एक्शन में रहेंगे। आइए मानसी से कल की कुछ बल्क डील्स और प्रमोटर एक्शन के बारे में भी जानें। मानसी बताएं। दीपांशु, जेंजार टेक्नोलॉजीज, कई फंड हाउसेस ने करीब 1 करोड़ 36 लाख शेयर्स खरीदे हैं 295 रुपए प्रति शेयर के दाम पर, और मरीना होल्डको ने करीब 2.5 करोड़ शेयर्स जो हैं बेचे हैं 295 रुपए के दाम पर। ग्लोबल स्पिरिट टेम्पल्टन स्ट्रेटेजिक इमर्जिंग मार्केट ने करीब 2.5 लाख शेयर्स की बिकवाली की है 393 रुपए प्रति शेयर के दाम पर। वाटिक वाबाग, इक्विटी इंटेलिजेंस इंडिया एंड इक्विटी फंड ने 1.23% स्टेक जो है उसे बेचा है। 10 जून की ये बल्क डील है और अब जो होल्डिंग है वो 1.87% से 0.6% पर डिक्रीज होती हुई दिखी है। वी-गार्ड इंडस्ट्रीज, एसबीआई म्यूचुअल फंड ने 50 लाख शेयर्स खरीदे हैं 265 रुपए प्रति शेयर के दाम पर, और साथ ही प्रमोटर ने 50 लाख शेयर्स बेचे हैं 265 रुपए प्रति शेयर के दाम पर। इनसाइडर ट्रेड्स, अदानी ग्रीन पर प्रमोटर इनफाइनाइट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने 15 लाख शेयर्स की खरीदारी की है 11 जून के दिन। वहीं वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट में प्रमोटर ने करीब 13,15,000 शेयर्स की बिकवाली की है 9 से 11 जून के बीच। तो ये तमाम फंड एक्शंस है जिस पर नजर रहेगी। बिल्कुल, तो नजर रखेंगे इन सारे स्टॉक्स पर फंड एक्शन होते हुए दिखा है। आइए देख लेते हैं आज ब्रोकरेजेस क्या कह रही हैं एफआईआर में। बताएं आज की रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं।
गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले कोल इंडिया नतीजों के बाद यहाँ पर ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स आई हैं। जेपी मॉर्गन ओवरवेट की रेटिंग दे रहे हैं। ब्रोकरेज हाउस में अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा लक्ष्य इन्होंने ही दिया है 200 रुपए का, 160 के करीब की जो है कल की क्लोजिंग है। जेफरीज होल्ड की राय दे रहे हैं, नीचा लक्ष्य दिया है इन्होंने 130 रुपए के लिए। और सिटी देखिए खरीदारी की राय दे रहे हैं 160, यानी बिल्कुल करंट मार्केट के प्राइस के आसपास ही। और कमेंट्री की बात की तो सिटी कह रहे हैं कि देखिए अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तो कोल की कीमतों में उछाल देखने को मिला है, लेकिन ई ऑप्शन के जो इनके प्रीमियम्स हैं वो तभी बढ़ेंगे जब घरेलू बाजार में जब मांग है वो बढ़ती हुई नजर आएगी। और जुलाई में जो है वेज रिवीजन हो सकता है, तो उसके ऊपर आपको फोकस रखना चाहिए। वहीं जेपी मॉर्गन मान रहे हैं कि इनकी कवरेज में सबसे वैल्यूएशन के लिहाज से सबसे सस्ता स्टॉक है। और स्टॉक में आप देखें कि सभी कमोडिटी स्टॉक्स के मुकाबले स्टॉक में काफी बड़ा अंडर परफॉर्मेंस देखा गया, तो स्टॉक पर नजर रखेंगे। कजारिया सेरेमिक्स ये स्टॉक भी अपने नतीजों पर जो है रिएक्ट करता हुआ नजर आएगा। जेफरीज खरीदारी की राय दे रहे हैं और लक्ष्य इन्होंने बढ़ाया है 1085 से लक्ष्य को बढ़ाकर 1165 कर दिया है। अदानी पोर्ट्स फोकस में सिटी की रिपोर्ट आई है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है उन्होंने। 770 की कल की क्लोजिंग है, 1000 रुपए का ये लक्ष्य दे रहे हैं। मान लीजिए कि जो नेगेटिव न्यूज फ्लो आ रहा है उससे कंपनी के कारोबार पर बिल्कुल असर देखने को नहीं मिलेगा। और इनफैक्ट ये मान लीजिए कि जिस प्रकार से FY23 फॉरवर्ड वैल्यूएशन अगर आप देखें करीब 19 के पी पर मिल रहा है और 14 का जो है 14 टाइम्स का EV EBITDA है। और मार्केट शेयर भी इनका काफी बढ़िया है, तो मान रहे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं, वैल्यूएशन शानदार है, जिसके चलते देखिए नेगेटिव न्यूज फ्लोज के बाद भी अगर आप देखें तो इनकी खरीदारी की राय बरकरार है और ऊंचा लक्ष्य दिया 1000 रुपए का। टाटा स्टील पर जेपी मॉर्गन की बढ़िया रिपोर्ट आई है, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, 1610 रुपए की लक्ष्य है, 1165 जो है कल की क्लोजिंग है। ये मान रहे कि यूरोप कारोबार में अगर आप देखें तो बढ़िया रिबाउंड देखने को मिल रहा है और इनफैक्ट अगले 3 साल में मान रहे कि एबिटा में काफी बढ़िया ग्रोथ देखने को मिलेगी और कंपनी जो एक आइडियल कैंडिडेट है री रेटिंग के लिए। गोदरेज कंज्यूमर्स पर भी नजर रहेगी। मैक्वायरी की रिपोर्ट आई है, आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है, 1040 रुपए के लक्ष्य के लिए 920 जो है कल की क्लोजिंग है। ये मान रहे कि नई सीईओ की नियुक्ति से जो है ग्रोथ पर काफी फोकस आया कंपनी का और पूरे कंज्यूमर स्पेस में अगर आप देखें तो ये स्टॉक इन्हें सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है, जिसके चलते इन्होंने आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है। एफएल इंडिया इस स्टॉक पर भी नजर रखेंगे, जहां पर नोमिरा ने रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया है। रेटिंग डाउनग्रेड कर अब भी न्यूट्रल की राय दे रहे हैं और 5000 रुपए का लक्ष्य दिया, 5195 की जो है कल की क्लोजिंग है। ये मान रहे कि प्राइवेसी पॉलिसी में अगर कोई भी बदलाव होता है तो एक कंपनी के लिए रिस्क होगा और मौजूदा भाव के हिसाब से अगर आप देखें तो वैल्यूएशन बहुत महंगे, जिसके चलते इन्होंने रेटिंग को डाउनग्रेड किया है और करंट मार्केट प्राइस से नीचे का लक्ष्य दिया है। आखिरी रिपोर्ट है लुपिन पर जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट है, अंडरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, 965 रुपए के लक्ष्य के लिए, 1193 जो है कल की क्लोजिंग है। ओके, तो ये है वो तमाम रिपोर्ट्स जिन पर रहेगा आज आपके लिए एक्शन। बढ़ाएं एक्शन को आगे, हमारे सारे एक्सपर्ट्स हैं हमारे साथ तैयार। वक्त है पिक ऑफ द डे का। आप सबको सुप्रभात। 2 लोगों को मैं खास मिस कर रहा था, एक तो बंसल जी को जो कल छुट्टी पे थे, बंसल जी नहीं थे, और दूसरे शर्मा साहब जो बड़े दिनों बाद नजर आए हैं। तो अब मैं बड़ी कश्मकश में हूँ कि शुरुआत किसके साथ करूं। पहला सवाल शर्मा साहब से पूछूं या बंसल जी से। तो बंसल जी, शर्मा साहब के अनुभव और हमारे से चूँकि वरिष्ठ है तो उसको सम्मान करते हुए शुरुआत उनके साथ करते हैं, एंड आई एम श्योर आप माइंड नहीं करेंगे। शर्मा साहब सुप्रभात, करिए शुरुआत। सुप्रभात अनिल जी और सभी को पैनलिस्ट को इको आ रहा है और दर्शकों को भी। जी सर। तो जो कल मैंने शाम को 7:30 के प्रोग्राम में जो कॉल ऑप्शन दिया था उसी को मैं, बिकॉज मार्केट तभी खुला नहीं है, तो मैं बनाना चाहता हूं पिक ऑफ द डे। और वो स्टॉक है लार्सन एंड टुब्रो। लार्सन एंड टुब्रो के अंदर उन्होंने एक हैमर पैटर्न बनाया है और वो जो हैमर है वो उसका एक ग्रीन कैंडल है। तो मैं समझता हूं कि ये बॉटम आउट हो गया है और इसको खरीदा जा सकता है। कैसे खरीदें? 1540 की कॉल जो आपको 20 रुपए समथिंग भी कल क्लोज हुई थी, उसको आप ले 20 रुपए पे, स्टॉप लॉस रखें 14 रुपए का, टारगेट आपका रहेगा 33 का। पर क्योंकि निफ्टी थोड़ा बहुत इधर उधर खुल सकता है नीचे, तो आप जो 1540 की कॉल जो आपको 20 रुपए पे लेनी थी, आप चाहें तो 18 रुपए तक इंतजार कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस वही रहेगा 14 रुपए। तो ये मेरा पिक ऑफ द डे। धन्यवाद अनिल जी, और ओवर टू बंसल जी प्लीज। जी, ओवर टू बंसल जी। देखिए बंसल जी, मेरा काम शर्मा साहब ने कर दिया। हाँ, लेकिन एक चीज़ जरूर कहूँगा, आपके पास आज कल विशेष कारण से आपने छुट्टी ली, तो आज आपके पास मैं स्पेशली नोटा का ऑप्शन भी दे रहा हूँ, अगर आप इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं, और पिक लेकर आएँ तो फिर कहना ही क्या। गुड मॉर्निंग।
गुड मॉर्निंग अनिल जी, सुप्रभात अनिल जी। अनिल जी, वैसे तो अनिल जी मैं नोटा का प्रयोग करना चाह रहा था, मैंने कहा आप थोड़ा सा दबाव डालेंगे तो मैं कॉल निकाल लाया। तो एक्चुअल में वैसे आप ऑनेस्टली पूछें तो मेरे पास ऐसी कोई पिक नहीं है जिसको मैं पिक ऑफ द डे में दूं, तो मैं नोटा का प्रयोग करूंगा। बट अनिल जी मैं उत्सुक हूं ये जानने के लिए, आज आप स्टूडियो आए हैं तो आज आप क्या विशेष करने वाले हैं? अमूमन जब आप स्टूडियो आ रहे हैं इस वातावरण के अंदर तो कुछ ना कुछ विशेष होता है। 100%। तो अभी जब मैंने टीवी सुबह ऑन करा तो आपको पाया मैंने कि आप स्टूडियो के अंदर एक तो कोट पहना हुआ है, पीछे स्क्रीन मूविंग होता है तो वो एक इंडिकेट करता है कि आप स्टूडियो में हैं। तो आज आप क्या विशेष करने वाले हैं? हाँ, तो पहली चीज़ तो ये कि आप जो दबाव महसूस करते हैं इस चक्कर में पिक लाते हैं, तो देखिए एज ए बॉस मुझे कई बार दबाव बनाना पड़ता है, लेकिन मेरा वो ह्यूमन जो एक जो है ना वो जो मेरा वो वाला आपने देखा ही नहीं अभी तक। कि मैं अगर कहीं कोई मुझे जेन्युइन रीजन होता है तो नेचुरली मैं बिल्कुल एकदम अकोमोडेट करता हूँ। क्या बात करें बंसल जी, मैंने आपको सामने से बोला कि आज आपके मुझे पता है किस वजह से आपने छुट्टी ली, तो मैंने सामने से बोला। तो मेरा एक मानवीय पहलू भी है, लेकिन काम तो करवाना पड़ता है ना, इस चक्कर में मुझे बोलना पड़ता है। नहीं तो सब लोग आपकी तरह नोटा का इस्तेमाल करने लगे तो कैसे काम चलेगा। लेकिन चलिए, बंसल जी का नोटा स्वीकार है। हाँ, जो दूसरा सवाल आज मैं पूछा, आज एक विशेष प्रोग्राम है, बिल्कुल मैं एक विशेष शो रिकॉर्ड करने वाला हूँ, और वो करने के बाद आपको देखना है। इनफैक्ट सबसे हमारे वरिष्ठतम सदस्य शर्मा साहब है। शर्मा साहब, ये प्रोग्राम आपको भी देखना है। मतलब आपका मेरा हम सबका इतना अनुभव हो चुका है बाज़ार में, उसके बावजूद इस प्रोग्राम में आपके हमारे लिए बहुत कुछ सीखने को होगा। तो बस एक बार रिकॉर्ड हो जाने दीजिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या प्रोग्राम है, कैसा प्रोग्राम है, और उसको देखकर जो हमें आनंद आएगा, नॉलेज मिलेगी। आई एम वेरी एक्साइटेड। तो इस वजह से मैं आज आया हूँ। तो देखते हैं शो रिकॉर्ड होने के बाद, फिर मैं आपको समय भी बताऊंगा क्या है, कैसा है शो, किसके साथ है, क्या करने वाले हैं। देखिएगा, इसका इंतज़ार कीजिए। बस आपने पूछा तो मैंने इतनी सी हिंट आपको दे दी है। आइए कुणाल जी, आपके पास नोटा का ऑप्शन है नहीं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, खरीदारी करेंगे और खरीदना है जिंदल स्टील एंड पावर में, जिसके चार्ट पर एक सॉसर पैटर्न बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है और ब्रेकआउट आता हुआ हमने देखा। कल भी बहुत शानदार रिकवरी निचले स्तरों से हुई अनिल जी, तो मुझे लगता है कि जिंदल स्टील पावर खरीद करके चलें। 412 रुपए पर एक स्टॉप लॉस रख लें। पहला टारगेट 445 रुपए का, 445 का। दूसरा इवेंचुअल टारगेट 460 रुपए का। बुलिश सॉसर की बनावट जिस तरह की है, ये स्टॉक 460 रुपए तक जाए। परफेक्ट। लेकिन इसमें एक सवाल है मासूम सा कुणाल जी, और ये है कि इसमें सिर्फ सॉसर पैटर्न है, कप पैटर्न मिसिंग है। कप एंड हैंडल और कप एंड सॉसर पैटर्न जो आपका होता है, तो कप मिसिंग है। तो खाली सॉसर में ऐसे कोई दिक्कत तो नहीं ना, पैटर्न बिगड़ेगा तो नहीं ना? खाली कप कहाँ गया इसका सॉसर वाले का? नहीं अनिल जी, देखिए ये वो कप वाला सॉसर नहीं है अनिल जी, तो ये है अनिल जी फ्लाइंग सॉसर, जिसको उड़न तश्तरी कहते हैं। अच्छा, तो अनिल जी उड़न तश्तरी है ये स्टॉक। ओहो, ओके ओके ओके, फिर ठीक है, समझिए। चलिए, तो ये अलग देखो, नहीं समझ में आया तो पूछ लेना चाहिए। मुझे तो पता नहीं था, मैं तो वो प्लेट वाला ही समझ रहा था कि चाय के साथ जो चाय के कप के साथ प्लेट आती है। आज तक तो हमेशा आपने कप और सॉसर पैटर्न दिया। तो चलिए, ये खाली सॉसर पैटर्न है, उड़न तश्तरी वाला। इससे मतलब जो हम हिंदी में समझ रहे हैं ये स्टॉक एकदम उड़न तश्तरी की तरह उड़ना चाहिए, तेज़ी से भागना चाहिए। 445 460 के टारगेट आपके लिए जेएसपीएल। हिमांशु जी, सुप्रभात। बताएं सर, आपने क्या पसंद किया आज? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। तो अनिल जी, वैसे तो मैं पिक ऑफ द डे एक ही लाया था, पर क्योंकि यहाँ पर बंसल जी ने आज अपनी पिक ऑफ द डे नहीं दी, तो मेरे को लगता है कि मैं उनकी भी भरपाई करना चाहूंगा। छुट्टी दे दूं उनको आज 3-4 और। आप अगर बाद में आप कॉल दे देते हो तो आज एक दिन और छुट्टी दे दें बंसल जी को। बताइए वाजू जी। पहला स्टॉक वायदा कारोबार से आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल अनिल जी मुझे काफी पसंद है। स्टॉक ने कल लोअर लेवल से बहुत अच्छी रिकवरी दी। पिछले कुछ दिनों की जो साइडवेज कंसोलिडेशन था उसका ब्रेकआउट दिया और स्टॉक लगभग ऑल टाइम हाइज के आसपास क्लोज हुआ है। मुझे लगता है ये स्टॉक नए हाइज और बनाता हुआ नजर आएगा। 588 की कल के क्लोजिंग है अनिल जी। 615 रुपए के टारगेट्स के लिए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में खरीदारी करें। 578 रुपए का यहाँ पर एक स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। और अनिल जी, दूसरा स्टॉक कैश सेगमेंट से है, एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज। कल बहुत ही जबरदस्त यहाँ पर एक साइडवेज कंसोलिडेशन का जबरदस्त ब्रेकआउट आते हुए नजर आया
ऑल टाइम हाई स्टॉक ने इसने भी बनाए और मुझे लगता है यहाँ पर भी काफी अच्छे ऊपर के टारगेट्स खुलते हुए नजर आए हैं। तो एंड्योरेंस में भी खरीदारी करके चला जा सकता है। 1577 की कल की क्लोजिंग है। 1650 और 1680 ये दो टारगेट्स यहाँ पर आते हुए देखने को मिल सकते हैं और 1540 रुपए के नीचे का एक स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। कितना भाईचारा बढ़ रहा है हमारे सारे एक्सपर्ट्स के बीच में। जैसे ऐसा तो ये काम हमारे ऑफिस में होता है कि जैसे किसी एक ने छुट्टी ली प्रोडक्शन में या रिसर्च टीम में या कहीं डेस्क पे, तो दूसरा बोलता भाई मेरा ये काम तुम संभाल लेना। वैसे हमारे एक्सपर्ट्स के बीच में भी हो रहा है, ये अच्छी बात है। तो हिमांशु जी ने बंसल जी का काम संभाल लिया है। किरण जी, आपका काम तो आपको खुद को करना है। बताएं सर, क्या करके आए आज? गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी। दीप, वेरी गुड मॉर्निंग। अनिल जी, बाय करना है मार्केट का दिग्गज रिलायंस को। रिलायंस का स्टॉप लॉस रहेगा 2227 पे और टारगेट्स के लिए मैं मानता हूँ, कैश लेवल्स की बात कर रहा हूँ, और टारगेट्स के लिए मैं मानता हूँ 2290 2295 ये टारगेट्स आज के दिन में देखने को मिलेंगे और पोजिशनली मुझे लगता है 2350 और उसके ऊपर के लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। तो रिलायंस एक काउंटर है जहां पे आपकी नजर होनी चाहिए। ओके, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लगातार बाजार को सहारा दे रहा है। इसकी एजीएम है 24 तारीख को और उससे पहले हम देख रहे हैं कि बढ़िया एक्शन रिलायंस में आपको बनते हुए दिख रहा है।